संधि प्रकरण समाप्त होने के बाद संस्कृत में आज एक नए अध्याय की शुरुआत की जाएगी। समास। समास सभी लोग पढ़े हैं पहले से भी। समास क्या होता है संस्कृत में थोड़ा जानना है। समास क्या होता है? समास पता ही होगा क्या होता है। संक्षेपीकरण को ही समास कहते हैं। संक्षेप में कर देना है समास कहलाता है। और जैसे इसमें होता क्या है, परिभाषा लिखा जाता है दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। तो लेकिन होता ये है कि लगभग में प्राय दो ही पद होते हैं। एक होता है प्रथम पद और एक होता है उत्तर पद। ठीक है। इसमें होता क्या है कि जब दो या दो से अधिक पद आपस में मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं और उनके बीच की जो विभक्तियाँ होती हैं, उनका लोप हो जाता है। लोप। ठीक है। एक तरफ प्रथम अलग अलग लिखे रहेंगे तो पूरे अच्छे से लिखा रहेगा विस्तृत रूप में, लेकिन जब ये विभक्तियाँ आ जाएंगी, मतलब ये जो पद आपस में जब मिल जाएंगे ये और एक नया पद बना देंगे, नया पद, तब इनके बीच के जो विभक्तियाँ वगैरह रहेंगी उस सब का सब लोप हो जाएगा और एक छोटा सा पद हो जाएगा, वो नया पद। ठीक है। यही समास होगा। तो इसकी परिभाषा अगर हम बोलना चाहें तब बोल सकते हैं इसको। जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर नया शब्द बनाते हैं तो उनके बीच की विभक्तियाँ लुप्त हो जाती हैं और बना हुआ पद शब्द समास कहलाता है। ठीक है। बना हुआ नया पद समास कहलाता है। और ये भी जो होता है पहले के समान ही अर्थ देता रहता है। अब समास के प्रकार, समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास यूपी टेट के हिसाब से समास 6 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6। तो पहला समास जो होगा अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा कर्मधारय समास। चौथा द्विगु समास। द्वंद्व लिखते हैं, द्वंद्व समास। पांचवा द्विगु समास। छठवां बहुव्रीहि समास। द्वंद्व ऐसे लिखा जाएगा, द्वंद्व के ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे देंगे। द्वंद्व को इस तरह से लिखते हैं, द्वंद्व। ठीक है। इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देंगे। अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है। इसमें समास में क्या होगा कि कभी प्रथम पद प्रधान होगा, कभी उत्तर पद प्रधान होगा, कभी दोनों के दोनों प्रधान हो जाएंगे। ठीक है। ये समास के प्रकार हो गए। तो अब समास को हम लोग एक एक ठो लाइन बाय लाइन देखते जाएंगे कौन सा समास है। ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग सबसे पहले पढ़ें हम अव्ययी भाव समास को। अव्ययी भाव समास, इसको नोट कर लीजिए।
अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास, इसका नाम ही है अव्ययी भाव समास। इसका मतलब ये है कि भाव से मतलब होता है होना, ये पता होना चाहिए, बहुत आसान है। भाव मतलब होना और अभाव मतलब न होना, ठीक है। तो भाव मतलब क्या होगा? होना। भाव मतलब होना, तो इसका मतलब ये है कि अव्ययी भाव का मतलब ये है कि अव्यय का हो जाना ही अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास है। अव्यय का हो जाना ही अव्ययी भाव समास, ठीक है। अव्यय का हो जाना ही अव्ययी भाव समास। अव्यय हो जाना ही सीधे लिखते हैं, अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव समास। तो अव्यय होगा कौन? सबसे बड़ी बात, अव्यय हो जाना ही अव्ययी भाव समास। तो अव्यय होगा कौन? जो पहले से अव्यय न हो, जो पहले से अव्यय न हो, जो पहले से अव्यय न हो उसी को अव्यय कर देगा, ये हो जाएगा। तो इसमें हम लोग पढ़े होंगे, पहले से भी जानते होंगे। तो इधर जब हम पढ़े होंगे तो ये जो प्रथम पद होता है और इधर एक उत्तर पद होता है, ठीक है। तो प्रथम पद प्रायः अव्यय होता है और द्वितीय पद मान लो पद होता है कोई भी। तो ये जो अव्यय पद होता है वो इसको क्या करता है, इसको भी जब इसके सामने लग जाता है तो इसको भी क्या करता है कि अव्यय में परिवर्तित कर देता है। कोई भी पद है उससे क्या कर दिया? अव्यय में परिवर्तित कर दिया, ठीक है। ये इसका मतलब है। कोई भी पद होगा अब इसको ये अव्यय में परिवर्तित कर देगा। अच्छा ठीक है, इसका एक फार्मूला देख लेते हैं, सूत्र। पूर्व पदार्थ प्रधान, पूर्व पद पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, प्रधानो अव्ययी भाव, ठीक है। इतनी बात। इसका मतलब है कि ये पूर्व मतलब है, पूर्व मानी प्रथम, पहला, ये पद पूर्व पद लिख दें यहाँ पे, ठीक रहेगा, दिखने में अच्छा लगेगा। पूर्व पद प्रधान, पदार्थ मतलब पद का अर्थ, प्रधानो मतलब मुख्य, अव्ययी भाव मतलब अव्ययी भाव। जिस समास में पूर्व पद के अर्थ की ही प्रधानता हो वहाँ अव्ययी भाव समास है। भाई सीधी सी बात है, ये अव्यय जिसके सामने आकर के इसको भी अव्यय बना दिया गया तो यही प्रधान होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। इसके पहले आकर के इसको भी अव्यय बना दिया पूरे, इसके अभी तक ये इसके पहले आकर के और जो पूरा पद उस सारे के सारे पद को अव्यय बना दिया, तो यही प्रधान होगा, सीधी सी बात है। पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भाव, यहाँ पे पूर्व पद के अर्थ की प्रधानता हो वही अव्ययी भाव है पदार्थों के। इतनी बातें। अच्छा एक और बात, जब ये उत्तर पद है इसके पहले जब अव्यय लग जाएगा, ठीक है, जब इसके पहले अव्यय लग जाएगा तो अव्यय लग जाने के बाद इसको जो है हम हमेशा नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे। इतनी बातें पता होनी चाहिए। जो उत्तर पद रहेगा, उत्तर पद, उसको इसके पहले अव्यय लग जाने के बाद इसको क्या करेंगे? नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचन में लिखेंगे इसको, ठीक है। तो इतनी बातें। अब क्या करें, हम कुछ एग्जाम्पल ले लें और फिर उसके बाद उस एग्जाम्पल की सहायता से समझें इसको।
पहले कुछ अव्यय लिख लेना है और उनका मतलब समझ ले रहे हैं। उनको लिखेंगे कैसे, क्योंकि जैसे इसमें दिक्कत क्या है कि संस्कृत में जब हम लोग हिंदी में जैसे पढ़ते हैं, कोई एग्जाम्पल पढ़े हैं यथाशक्ति, तो उसको हम लोग फटाक से लिख देंगे क्या, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। लेकिन संस्कृत में इसको संस्कृत में लिखना है तो इसका मतलब भी पता होना चाहिए के अनुसार को कैसे लिखेंगे। उसी को थोड़ा सा हम लोग देख ले रहे हैं। हम थोड़ा सा इसको देख लें ताकि आगे जो है इसको सॉल्व करने में उतनी सारी दिक्कतें नहीं होंगी। जैसे यहाँ पे पहले लिख रहे हैं यथा, यथा का यहाँ पे मतलब लिख दे रहे हैं अनति क्रम में। एक बात इसको वैसे जोड़ेंगे, ठीक है, यथा, फिर उसके बाद दूसरा अधि। अधि मतलब जैसे इसमें क्या होता है कि समाहित, मिला हुआ, तो इसको हम लोग ऐसे लिख दें, इसका मतलब में। फिर उप का मतलब उप, इसको लिख दें समीप, ठीक है। फिर उसके बाद सु, सु का मतलब हो गया समृद्धि, ठीक है। फिर उसके बाद दूर, दूर से मतलब अभाव ही है, और लेकिन इसके लिए जो वर्ड इस्तेमाल करूँ विरधि, यानी कि इसको पढ़ते हैं। फिर उसके बाद निर, निर का मतलब है अभाव, तो यहाँ पे अभाव शब्द का इस्तेमाल करेंगे। फिर उसके बाद है अति, अति, ठीक है। अति का मतलब होता है उचित नहीं, उचित नहीं, ठीक है, उचित नहीं है। तो यहाँ पे संस्कृत में इस तरह से आप यूज करेंगे संप्रति न युज्यते, ठीक है। फिर उसके बाद और भी है संप्रति न युज्यते, उसके बाद और है अनु, अनु का मतलब होता है पीछे या बाद में। तो इसको यहाँ पे हम शब्द इस्तेमाल करेंगे फैलाते समय, समास जब इसका विग्रह करेंगे तो इन शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद है अनु, अनु, फिर उसके बाद और लिख लें तो यथा हो ही गया। और क्या बचा हुआ है, और सब तो लगभग में हो गया है, ठीक है। इतनी चीज़ें हैं। कहीं कहीं अनु का मतलब योग्यता से भी है, ठीक है, तो अनु का मतलब योग्यता से भी, लेकिन इसके भी कुछ एग्जाम्पल हैं, फिक्स हैं, बहुत परेशान नहीं होंगे, पढ़ेंगे तो हो जाएगा। योग्यता, ठीक है। जब समासिक विग्रह करेंगे तो इन सब सारे पदों का, इसमें यहाँ पे में का मतलब होता है, तो में तो यहाँ पे इसके शब्द को प्रयोग करेंगे हम इति, ठीक है। इति, समीप, समृद्धि, दूर का वृद्धि, अभावम, संप्रति न युज्यते, पश्चात व योग्यता, योग्यता, ठीक है। इतनी बातें। अब इसको हम बार बार इस्तेमाल करेंगे, इसको मिटाने नहीं जा रहे हैं। अब यथा से अब कुछ एग्जाम्पल देख लें, ठीक है। यथाशक्ति, यथा शक्ति, यथाशक्ति का मतलब क्या हुआ, शक्ति के अनुसार। हिंदी में तो पता ही है, लेकिन उसको संस्कृत में जो अगर हम लोग को विस्तृत में लिखना रहेगा तो इसको लिखेंगे शक्ति अनतिक्रम में, कोई भी हो, यथा जैसे लगाए। तो और एग्जाम्पल ले लें, यथा, यथा बलम, शक्ति में लिखते हैं यहाँ पे, शक्ति अनतिक्रम, यथा बलम, यथा बलम, तो बलम अनतिक्रम में, ठीक है। यथा के लिए अनतिक्रम में शब्द है, तो ये हमारा हो गया समास, और ये हो गया विग्रह, ठीक है। फिर उसके बाद अधि, अधि में क्या लिखें, अधि, तो अधि का देखें अगर, तो
अधि अधि अधिहरि मतलब हरि में, ठीक है, हरि में, तो इसको ऐसे लिख देंगे हरो इति। फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल लिखें तो आध्यात्मम, अध्यात्मम, इसका संधि विच्छेद क्या होगा बताना है, अगर तोड़ेंगे तो ठीक है। आध्यात्मम, अध्यात्मम, तो इसका मतलब हो गया अधि आत्मम, सीधे सीधे, तो आत्मा, आत्मनो, आत्मनम, या फिर आत्मनि इति, आत्मा में, ठीक है। इसी तरीके से उप का मतलब हो गया समीप, ठीक है, उप का मतलब हो गया क्या, समीप, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम अगर लिखें उपनगरम, उपनगरम मतलब कि नगर के समीप, ठीक है। तो नगर के समीप का होगा मतलब उपनगरम, नगर के समीप, तो इसको लिखते हैं नगरस्य समीपम, उपनगरम नगरस्य समीपम। और फिर एक आध और एग्जाम्पल लिखें तो उपकृष्णम, उपकृष्णम, कृष्णस्य समीपम। फिर उसके बाद सु मतलब क्या है, समृद्ध, तो सुमद्रम, सुमद्रम मतलब सुमद्रम, तो सीधा सीधा है मद्राणाम समृद्धि, मद्राणाम समृद्धि मतलब मध्य देश वासियों की समृद्धि, मध्य देश वासियों की समृद्धि। और भी एग्जाम्पल है थोड़ा थोड़ा, उसको भी देखा जाएगा। दुर, निर, अति, अनु, और भी बहुत सारे हैं, तो उसको पढ़ेंगे अपने से तो धीरे धीरे सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। दूर का कुछ देख लें, दूर मतलब बेकार ही होता है, दुर्गति से संबंधित है। इसका कुछ एग्जाम्पल अगर देखें हम, तो दूर का एग्जाम्पल अगर लिखें तो दुर्राक्षसम, 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 दुर्राक्षसम यानी कि राक्षसों की दुर्गति, राक्षसों का नाश, ठीक है। उसी तरीके से निर है, इसको अगर फैला करके लिखें तो इसको लिख देंगे राक्षसाणाम विरधि, राक्षसाणाम विरधि। इसी तरह से निर में अभाव शब्द का प्रयोग किया जाएगा, निर में अभाव शब्द का प्रयोग होगा, तो निर में एग्जाम्पल लिख रहे हैं निष्प्राणाम, निर्मक्षिकम, निर्मक्षिकम लिख रहे हैं, निर्मक्षिकम, मक्षिकाणाम, मक्षिकाणाम अभाव, ठीक है, मक्खियों का अभाव। उसी तरीके से अति पे देख लें, अति, अति निद्रम, निद्रम संप्रति न युज्यते, इस समय सोना उचित नहीं है। फिर उसके बाद अनु, तो अनु का लिख दें एक तरह से एग्जाम्पल, अनुरामम, राम के पीछे, रामस्य पश्चात, रामस्य पश्चात, ठीक है। उसी तरीके से योग्यता का एक एग्जाम्पल देख लें, तो योग्यता का एग्जाम्पल अनुरूपम, अनुरूपम, रूपस्य योग्यम,
ठीक है। अब इसको हम और थोड़ी सी इसमें बारीकी लाने के लिए बुक्स एग्जाम्पल्स को देखेंगे तो ज़्यादा आसानी से और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो देखते रहिए। और इसके बाद एक और छोटा सा वीडियो रहेगा जिसमें कि तत्पुरुष समास रहेगा, ठीक है। धन्यवाद।